वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th की जियोग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कल हमने देखा था रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, और आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब होता है हमने क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। अब डेवलपमेंट हमने कौन से वे से करनी है, इकोनॉमिक एंड सोशल वे डेवलपमेंट हमारी होनी चाहिए। सस्टेनेबल, जिसको हम थ्रू आउट द लाइफ क्या कर सके, सस्टेन कर सके। ये डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए होनी चाहिए। हमने रिसोर्सेज इस वे से यूज करने हैं कि रिसोर्सेज को यूज करने के साथ हमारी प्रेजेंट तो डेवलपमेंट हो ही होए, लेकिन जो रिसोर्सेज हम फ्यूचर के लिए भी सस्टेन करके रखें, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो था हमारा एक जनरल सेंस में मीनिंग। अब देखिए हमारी बुकिश लैंग्वेज में क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हमने डेवलपमेंट इस वे से करनी है कि हमारा एनवायरनमेंट में कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट, कोई एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, एंड प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। जब जब हमारी प्रेजेंट रिसोर्सेज के साथ हमने नीड्स को सेटिस्फाई करते जाते हैं, प्रेजेंटली तो हम डेवलपमेंट करें, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम प्रेजेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। मींस हमारे डेवलपमेंट ऐसे हो कि रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज करें कि प्रेजेंट वे से भी उनको प्रॉपरली वैसे यूज करें। उन रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल है, जिनके साथ हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल कर पाए। क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज आज ही बहुत ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन को इसके लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस फेल करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ेंगी, फील करनी पड़ेंगी। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है ये कहाँ से है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस के थ्रू, बहुत सारे डिस्कशन के थ्रू ये एग्रीमेंट, ये कंसेप्ट है टेक इनटू अकाउंट। ये कहां से आया? एक राउ डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में से, और ये कहां पे कंडक्ट किया गया था? ब्राजील में कंडक्ट किया था, और जिसमें 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी, और वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो कॉन्फ्रेंस किसकी होती है? यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट के नाम से क्लियर है, ये मींस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। मींस एनवायरनमेंट, इसे नेम से ही क्लियर है कि इसमें किस चीज की डिस्कशन की थी। एनवायरनमेंट के साथ मींस इसमें एनवायरनमेंट के में जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके बारे में टेक इनटू अकाउंट किया था। अब एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है? सबसे पहले सॉइल इरोजन होगी, डिग्रेडेशन होगी, पॉवर्टी होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन डिप्लीशन होगी, जो आज की सबसे फोर्थ मोस्ट क्या हमारे इश्यूज हैं। एंड डेवलपमेंट, और हमने डेवलपमेंट करनी है, इन इश्यूज को ओवरकम करके हमारी क्या होनी चाहिए? डेवलपमेंट होनी चाहिए टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें इन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एंड में एक नया की पॉइंटर निकल के है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये ब्राजील में हुआ था। इनके नेट इफेक्ट जो एंड में हमने पास ऑन किया था वो क्या निकला था? एजेंडा 21 निकला था। और इसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई किनके थ्रू किया गया था? ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल मींस ग्लोबली वे से शुरू किया था, लेकिन उसका लेवल कहां से हुआ था? लोकल गवर्नमेंट के से था। सबसे पहले ओवरकम करने के लिए हमारे लिए लोकली सारी गवर्नमेंट इकट्ठी हुई थी। फिर जब उन्होंने इकट्ठे होके अपने अलग अलग सिनेरियो प्रोवाइड किए थे, अपने डिस्कशन की थी, उन्होंने एक लोकल क्या पेश किया था? एजेंडा फेस किया था, जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट, हाउ टू मेंटेन डेवलपमेंट, ये की पॉइंटर लेके आए थे। और फिर उसको ग्लोबल कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे क्या किया था? इंटीग्रेट किया गया था। ये है हमारा राउ डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। और इसमें से क्या निकला था? एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 में हमने क्या डिस्कशन किया था कि एक जो भी एजेंडा निकालना है वो उसमें प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें किस कोऑपरेशन की जरूरत है? ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। क्यों? किस लेवल से शुरू होगा? लोकल लेवल से, क्योंकि जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो लोअर लेवल से स्टार्ट होती है। लोअर लेवल पे उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दिए थे, जिसमें एक लोकल एजेंडा बनाया था, लेकिन उसको इंटीग्रेट किस लेवल पे किया था? ग्लोबल लेवल पे, जिसमें पूरे वर्ल्ड ने इंटीग्रेट होके अपने अपने पोजीशंस दिए थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट लेके आए थे। मींस ये जो तो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, इनकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है।
अगर आपको आए राउ डी जेनेरियो अर्थ समिट तो ये कहाँ पे हुआ था, 1992 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। इसमें 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उनका मेन इशू कॉन्फ्रेंस कहाँ पे अटेंड की थी, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी। इसका फुल नेम इसमें क्या डिस्कशन किया था, हमारी एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। अब ये प्रॉब्लम कौन सी, वही हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पॉवर्टी होगी, डिग्रेडेशन होगी, हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सारी होगी। और उसके बाद हम इनके थ्रू एक हमने एजेंडा 21 बनाया था, जिनके हमने कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए थे। वो प्रिंसिपल्स को टेक टू अकाउंट करके हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन करनी थी। लेकिन वो शुरू किस लेवल पे हुआ था, लोकल लेवल पे। लोकल गवर्नमेंट ने एक लोकल एजेंडा बनाया था, और लेकिन उसकी इंटीग्रेशन किस लेवल पे हुई थी, ग्लोबल कोऑपरेशन लेवल से हुई थी। उसके बाद हमारा क्या है, रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्सेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनीथिंग अवेलेबल विद नेचर विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, वो चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसके साथ हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारे क्या है, रिसोर्सेज। लेकिन हमें हमारी पूरी इकोनॉमी में, पूरी इंडिया में रिसोर्सेज एक जगह पे प्रॉपर वे से अवेलेबल नहीं होते। क्योंकि हमारी इंडिया में क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। किसी रीजन में तो कोई जो हमारा रीजन है वो किसी रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा फेमस है, रिच है, कोई और रीजन में उस चीज की क्या पाई जाती है, लिमिटेशंस पाई जाती है। तो हमने रिसोर्सेज की प्लानिंग इस वे से करनी है कि हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, प्रॉपर हमारी रीजन वाइज भी डेवलपमेंट हो। इसमें हम नेशनल डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट और अपनी साथ साथ सेंट्रल डेवलपमेंट की भी क्या करें, और लोकल डेवलपमेंट की भी क्या की जाए, बात की जाए। जैसे इंडिया के कुछ रीजन्स है, कुछ स्टेट्स है, जैसे झारखंड और मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके लिए रिच माने जाते हैं, हमारे मिनरल के लिए रिच माने जाते हैं। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे कौन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, लिमिटेशन है। राजस्थान किसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो अपनी सोलर एनर्जी के लिए, दूसरी किस एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मिनरल्स वगैरह बिल्कुल भी पाए नहीं जाते, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, कुछ और भी अवेलेबल नहीं है। तो वही हो गया, किसी रीजन में किसी चीज की बहुत ज्यादा रिच है, ऑन द अदर हैंड कोई चीज किसी चीज में रिच है और दूसरी चीज में क्या है, पोर है। तो हमने रिसोर्सेज को इस ढंग से मेंटेन करना है, उनकी प्लानिंग इस वे से करनी है कि हमारी जो डेवलपमेंट हो वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल प्लस लोकल लेवल की भी डेवलपमेंट की जाए, जिसके साथ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्या कर सके, अचीव कर सके। इसके लिए हमारे क्या प्रोसेस में कितने पॉइंट्स होते हैं, हमारे फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, हमारे रिसोर्सेज किस किस जगह पे कैसे कैसे पाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, राजस्थान में कौन से अवेलेबल है, हमारे पंजाब में कौन से अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में कैसे अवेलेबल है। सबसे पहले है उनको आइडेंटिफाई करना। फिर इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक मेंटेन करना कि वो कितनी अमाउंट में अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ हमारी कुछ मेथड्स की हेल्प से। कौन सी, सर्वेइंग मेथड, सर्वे करके। उनके बाद आ जाता है हमारी क्वांटिफिकेशन एंड क्वालिटी मेथड से फाइंड आउट करना है हम कैसे हम कर सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड से, कि किस वे से हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई और उनकी इन्वेंटरी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है प्लानिंग स्ट्रक्चर विद टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। अब हमने देख लिया कि हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। कल हमने एक टॉपिक देखा था, उसमें हम देखा था इंटीग्रेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक, इनकी हेल्प से होता है, हमारे ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प से होता है। अब रिसोर्सेज की प्लानिंग तो हमने कर ली, हमने ये तो देख लिया कि किस जगह पे कौन सी जगह किस रिसोर्सेज के लिए रिच है। लेकिन वो रिसोर्सेज को भी हमने टेक इनटू अकाउंट तब ही, वो जो रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल होते हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, रॉ मटेरियल में, हमने उनको किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में। उस फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ताकि वो रेडी टू यूज क्या किए जा सके, बना किए जा सके। किनकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन की हेल्प से। जैसे कि हम देखा था इन दोनों में, तीनों में जो इंटीग्रेशन क्रिएट करता है वो कौन क्रिएट करता है, हमारा ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स नेचर में से क्या लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और किसको प्रोवाइड कर देता है, अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कर देता है, ताकि हम रेडी टू यूज उनको क्या कर सके।
कई रीजंस जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत बैकवर्ड एरिया जहाँ पे रिसोर्सेज तो अवेलेबल है लेकिन उनको प्रॉपरली यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम वो रिसोर्सेज वो यूजलेस होते हैं। इसकी हम अगर एग्जांपल देखें तो हमारा कॉलोनियल पीरियड कौन सा पीरियड था जिसमें हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर का टाइम था, जिसमें जो इंडिया को जो ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन है वो एज ए क्या ट्रीट करती थी, कॉलोनी ट्रीट करती थी। इंडिया की रिच फर्टाइल सा रिच मिनरल्स थे, इंडिया में बहुत ज्यादा रिच थी, लेकिन उनके पास उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए प्रॉपरली टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ब्रिटिश यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे इंडिया को एज ए क्या यूज किया, कॉलोनी यूज की, ये वहां पे हमारी टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की। इस्टेब्लिश करने के बाद इन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन किया एंड रेडी टू केयर यूज करके रॉ मटेरियल अपना कहाँ लेके फॉरेन कंट्रीज में ले ले और उन्हें अपने एक्सप्लॉइटेबल पावर के लिए अपने ट्रेड के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया। इससे पहले हमारे इंडिया में रिसोर्सेज थे लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें उनकी प्रॉपर वे से हमें उसका क्या करना है, प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है मैचिंग द रिसोर्सेज प्लानिंग विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब ये देखिए जो हमारी प्लानिंग हो रही है वो हमने जो अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान मींस टू अचीव अवर नेशनल डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट एंड स्टेट डेवलपमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो उनमें भी हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंजेस लानी पड़ेगी। ये कौन सा टॉपिक था हमारा, प्लानिंग स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हमारा लैंड रिसोर्सेज। अभी लैंड क्या है, लैंड इज द नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा क्या नेचर का प्रोवाइड किया है, फ्री गिफ्ट ऑफ द एक हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। लेकिन ये जो रिसोर्सेज है ये क्या है, फिनिटी मैनिपुलेटिव, मतलब ये क्या है, फिक्स्ड है। इस रिसोर्सेज को ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम और परचेज शुरू कर सकते हैं, लेकिन लैंड जो अवेलेबल है उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। लेकिन लैंड जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है, जितनी हमारी ह्यूमन लाइफ है, जितना हमारा ट्रांसपोर्ट है, जितना हमारा कम्युनिकेशन है, किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा लैंड रिसोर्सेज के बेस्ड है। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर हम एक अमाउंट टेक इनटू अकाउंट करें तो हमारी इकोनॉमी में जितनी भी हमारी लैंड है इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसका हमारा जो 43% पार्ट है इसमें क्या है, हमारे प्लेन्स हैं, और उसके बाद जितना हमारा 30% जो है वो हमारा क्या हो जाता है, माउंटेन्स होता है। 27% हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्लेटूज आ जाते हैं। प्लेन्स में हमारा क्या आता है, एक हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, दूसरा हमारा क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है। और जो हमारे माउंटेन्स है ये हमारे कौन से सोर्स है, इनमें हमें कौन सा वाटर मिलता है, पेरिनियल वाटर। पेरिनियल वाटर कौन से होते हैं, पेरिनियल रिवर्स, वो रिवर जो थ्रू आउट द ईयर हमें क्या वाटर प्रोवाइड कर दिए, वाटर प्रोवाइड कर दिए इन द फॉर्म ऑफ फ्लो। और 27% में हमारे क्या होते हैं, प्लेटूस दैट इज रिच इन अवर मिनरल्स, वहां से हमें क्या मिलती है, मिनरल्स मिलती है, ओर्स मिलती है, जिनके साथ हमारी डाइवर्सिटी, हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग हम करते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को किस वे से यूटिलाइज किया जाता है, लैंड की यूटिलाइजेशन हम कैसे कैसे करते हैं, लैंड को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड लैंड को हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। सबसे पहले लैंड को कहाँ पे यूज किया जाता है, फॉरेस्ट में। लैंड का कुछ पार्ट किस फॉर्म में होता है, वहां पे सिर्फ फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, जिसमें बारिश होती है, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया इसमें किसमें आ जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं। और सेकंड क्या होते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड कुछ ऐसी होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती। वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल क्यों नहीं होती, या तो वो लैंड कौन सी होती है, वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड किसको बोलते हैं, जब बैरन लैंड, बैरन लैंड मतलब जो बिल्कुल खराब होती है, खराब मींस जो सॉइल फर्टिलिटी नहीं होती, जहाँ पे हम प्लांटेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल वेस्ट लैंड जिसपे कुछ भी ग्रो अप किया नहीं जा सकता। जाके जो अदर लैंड विच इज नॉट यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, जिनकी हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता, उनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज अपने बनाने के लिए इस लैंड को क्या कर दिया जाता है, यूज कर दिया जाता है। उसके बाद हमारी क्या होती है, फैलो लैंड। अब ये फैलो का मतलब क्या होता है, फैलो का अगर हम जनरल सेंस में देखें, दैट इज नोन टू बी द एम्प्टी लैंड। एम्प्टी मतलब खाली लैंड, जिसको हम खाली छोड़ते हैं। अब हम देखें लैंड को खाली छोड़ा जाता है या तो 1 साल से कम पीरियड के लिए,
जहाँ छोड़ा जाता है 1 से 5 साल के लिए। अगर हम किसी भी लैंड को 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, अब मैंने पहले एक फील्ड पे क्या करती थी, खेती करती थी, खेती कर करके मैं क्या होगी, मेरी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमने क्या सोचा कि कुछ टाइम के लिए उस लैंड को क्या कर दिया, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए क्या कर दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाए। अब ये खाली वे जो हम लैंड छोड़ रही हूँ, ये कितने मंथ्स के लिए छोड़ रही हूँ, 6 और 7 मंथ्स के लिए छोड़ रही हूँ, मतलब टाइम पीरियड 1 साल से क्या है, कम है। जब भी लैंड को जब हम एम्प्टी छोड़ते हैं, उसका पीरियड 1 साल से कम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट फैलो लैंड। करंट का मतलब क्या होता है जनरल सेंस में, करंट पीरियड वो पीरियड होता है जो कि 1 साल से क्या होता है, कम होता है। तो ये याद रखने की हमेशा अच्छी बात है। करंट मींस वो पीरियड जो 1 साल से क्या होता है, कम होता है। फैलो का मतलब होता है लैंड को खाली छोड़ना, लैंड को क्या छोड़ना, एम्प्टी छोड़ना। अगर हम लैंड को 1 साल से कम पीरियड के लिए खाली छोड़ रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी लैंड होगी, करंट फैलो लैंड। अगर वही लैंड को हम 1 साल से 5 साल के पीरियड के लिए छोड़ रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड। मतलब वो फैलो लैंड तो है, लेकिन वो करंट फैलो लैंड नहीं है। ये क्या हो जाती है, हमारी फैलो लैंड। उसके बाद हमारा क्या है, नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया है, सोन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फील्ड, कुछ ना कुछ क्रॉप्स की क्या करते हैं, हम कल्टीवेशन करते हैं। सोन का मतलब क्या होता है, बीज को बोना, उसको क्या बोलते हैं, सीड्स लगाना, उसको क्या बोलते हैं, नाम से। अगर किसी का आपने चीज का मीनिंग देखना है, उसके जनरल सेंस में देखिए उसका मीनिंग क्या बनता है। सोन का मतलब होता है बीज का, वो एरिया जिसमें हम लैंड को, क्रॉप्स को बीज रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा नेट सोन। ये भी क्या होता है, जिसमें हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। अगर किसी भी लैंड में हम एटलीस्ट, किसी भी लैंड में एटलीस्ट 1 टाइम कुछ भी चीज को सो करते हैं, वो क्या हो जाता है, नेट सोन एरिया। अगर एक बार से ज्यादा बार उसी लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं, सोन करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रोस सोन एरिया। नेट का मतलब वैसे भी क्या होता है, किसी चीज को डिडक्ट करके। ग्रोस का मतलब क्या होता है, टोटल। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल को इस कंसेप्ट के साथ करते हैं। जैसे को राम के पास कितनी हेक्टेयर लैंड है, उसके पास 4 हेक्टेयर लैंड है। अब जो उसके पास 4 हेक्टेयर लैंड है, उसने क्या किया, उसकी जो मेन पूरी लैंड है, वहां पे किस पे डिपेंड करती है, हमारी जो लैंड है इरिगेशन पे डिपेंड करती है, मॉनसून रेन पे डिपेंड करती है। उसके लैंड में 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, एक तो 2 हेक्टेयर लैंड, 2 हेक्टेयर लैंड। इसका 2 हेक्टेयर लैंड जो है, वहां पे पानी की प्रॉपरली अवेलेबिलिटी नहीं है, मींस इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे लैंड किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून पे डिपेंड करती है। मॉनसून आए, एक बार मॉनसून आए, और जिस टाइम मॉनसून हुए एटलीस्ट 1 टाइम उस पे क्या होगी, हमारी लैंड, हमने क्रॉप्स को क्या कर दिया, ग्रोन आउट कर दिया। यहाँ पे तो मॉनसून ने भी एक बार ग्रोन आउट कर लिया, और एक बार उसकी अलग से लैंड की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। नेट का मतलब क्या है, नेट सोन वो एरिया जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रोन सोन करते हैं। अब पूरी कितनी हेक्टेयर लैंड है, 4 टाइम्स। अब पूरी लैंड पे हम एटलीस्ट 1 टाइम तो सोन कर रहे हैं, मॉनसून की तरह यहाँ पे भी सोन कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर में 2 टाइम्स कर रहे हैं, लेकिन एक बार तो कर ही रही है ना। तो हमारे पास नेट सोन लैंड हमारे पास क्या होगी, 4 हेक्टेयर होगी। अगर ग्रोथ क्या हो गया, जिसमें मोर देन 1 टाइम हम क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं। अब 4 हेक्टेयर में एक बार तो कर रहे हैं, उसके बाद 2 हेक्टेयर में हम एक से ज्यादा बार भी मॉनसून के अलावा अपनी इरिगेशन फैसिलिटी के साथ वहां पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोस सोन एरिया क्या हो गया, 6 हेक्टेयर। नेट सोन हेक्टेयर जिसमें हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, सोन कर रहे हैं एटलीस्ट 1 टाइम, दैट इज नोन टू बी नेट सोन एरिया। अगर मोर देन 1 टाइम कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोस सोन लैंड। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नेट सोन एरिया। उसके बाद एक हमारा और रह जाता है, दैट इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और कोई अनकल्टिवेटेड लैंड जिसको हम इस पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, हम लैंड तो कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, लैंड यूज फॉर पोस्टल पर्पस, या फिर हम ग्रेजिंग पर्पस। ग्रेजिंग पर्पस मतलब हमारे लाइफ स्टॉक वहां पे जाके क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, या फिर उनको ग्रेज करके उनके पर्पस के लिए हम क्या ग्रोन आउट करते हैं, पोस्टर्स को ग्रोन आउट कर रहे हैं। सेकंड हमारा इसमें पॉइंट क्या हो जाता है, मिसलेनियस ट्री लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स। क्रॉप ग्रोव्स कई एरिया में हम देखते हैं, ऐसे एरिया
अपने आप वहां पे क्या लग जाते हैं, पेड़ एक जगह पे लग जाते हैं, वो अपनी मर्जी से लग जाते हैं इकट्ठे थोड़े से एरिया में, पार्क में, हमारी रोड साइड पे। लेकिन यहाँ पे ट्री लगे हैं, यहाँ पे हम वहां पे क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं कर रहे, लेकिन वो उसमें नेट सोन एरिया नहीं आएगा, क्योंकि नेट सोन एरिया में हम खुद बीज बोते हैं, यहाँ पे खुद बीज बोया नहीं जाता। यहाँ पे ट्रीज अपने आप ग्रोन आउट हो जाते हैं। ट्री क्रॉप ग्रोव्स, ट्री खुद अपनी वजह से क्या हो जाते हैं, ग्रोन और हो जाते हैं। जहाँ पे और हो जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब यहाँ पे हमने देखा था फैलो लैंड जा तो हमारे 1 साल पीरियड के लिए होती है, जा 1 से लेके 5 साल के लिए होती है। अगर हम लैंड को खाली छोड़ रहे हैं मोर देन 5 इयर्स के लिए, तो लैंड हमारी किस में आ जाती है, वेस्ट लैंड, दैट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड के अंडर उसको हम टेक इनटू अकाउंट करते हैं। दोबारा फिर हम देखते हैं, वहां पे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे फैलो का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। लैंड की यूटिलाइजेशन डिफरेंट वेज में की जाती है। सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, इसमें क्या कहते हैं, जंगल आ जाते हैं। लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जिसमें हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, क्यों होते, या तो वो बंजर लैंड होते हैं, जहां पर वो क्या होते हैं, वेस्ट लैंड होती है, मतलब इनफर्टाइल लैंड होती है, या फिर जो हम लैंड यूज कर रहे हैं वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कर रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर, वहां पे एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं किया जाता है, क्यों नहीं कर सकते, या तो हम उस लैंड को रोड पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, या और चीजों के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है फैलो, फैलो का मतलब होता है एम्प्टी। अगर हम लैंड को या तो 1 साल से कम पीरियड के लिए खाली छोड़ते हैं, या 1 से 5 साल के लिए। अगर किसी चीज को 1 से कम साल के लिए छोड़ते हैं, वो क्या हो जाती है, हमारी करंट फैलो लैंड। अगर 1 से 5 साल के लिए उसको खाली छोड़ते हैं, वो क्या हो जाती है, अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट का मतलब क्या होता है, पीरियड लेस देन 1 ईयर। जब भी आपको इसका वर्ड कहीं भी टर्म में यूज है, जैसे बैंक में हमारी करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट जिसको हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, वही से ये करंट वर्ड डिराइव किया होता है। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया। सोन का मतलब होता है जहां पे हम बीज बोते हैं। अगर हम किसी भी फील्ड पे एटलीस्ट कम से कम एक बार बीज बो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नेट सोन एरिया। अगर हम उससे 1 से मोर देन 1 टाइम्स ग्रोन आउट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रोथ सोन एरिया। इसके बाद आता है लैंड यूज फॉर अदर अनकल्टिवेशन पर्पस। लैंड को कल्टीवेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कल्टीवेशन के पर्पस के लिए नहीं, दूसरे पर्पस के लिए वहां पे कल्टीवेशन की जा रही है, या तो ग्रेजिंग, या पे पोस्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड क्या है, वेस्ट लैंड। अगर कोई भी लैंड, यहाँ पे आपने 1 ईयर भी देख लिया, 1 to 5 ईयर के भी देख लिया, अगर हमारी लैंड खाली पड़ी है, अनकल्टिवेटेड पड़ी है मोर देन 5 ईयर्स के लिए, तो वो क्या हो जाती है, वेस्ट लैंड। उसके बाद मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, अपने आप जो ट्री उग जाते हैं, जिसको नेट सोन एरिया के अंडर नहीं आते, क्योंकि नेट सोन और इसमें ये डिफरेंस होता है, नेट सोन में हम खुद बीज बोते हैं, जहाँ पे हम बीज नहीं बोते, ट्रीज क्या होते हैं, खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं अपने आप डिफरेंट एरिया में, वहां पे कल्टीवेशन नहीं की जाती। ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस